दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी है जिस पर हम आपसे लगातार बात करते रहते हैं इसी मंच पे। वो मुद्दा है चुनावी प्रक्रिया में बहुत ही जरूरी है वो पारदर्शिता, फ्री एंड फेयरनेस और जिसे कहते हैं कि फेयर एंड स्क्वायर। ये प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए और इसको लेकर हर खबर जो है जितनी भी होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उस मुद्दे पर सुनवाई थी जहां पे ये याचिका की गई है कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से जो चिट्ठी निकलती है, जो जमा होती है, वहां अपने हाथ में नहीं आती। वोटर के, मेरे और आपके हाथ में वो चीज नहीं आती है, लेकिन वो जहां भी जमा होती है तो उसका मिलान होना बहुत जरूरी है, उसको मैच करना बहुत जरूरी है। ये मांग के साथ याचिका की गई थी। इस पर आज सुनवाई थी और उस सुनवाई में जो हमने देखा सुना उस पर हमने एक 4 PM पे लाइव भी किया, घंटे का आपने देखा होगा, 1-2 घंटा पहले। और उस पर जो है आप बात करने जा रहे हैं क्योंकि अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और आगे की तारीख जो है या दिन जो है वो गुरुवार का दिया गया, आने वाले गुरुवार का। इस पर हमने सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए कि कोर्ट ने जिस तरह से आज ऑब्जर्वेशन किया है या जो दलीलें हुई है वो उसको कैसे देखा जाए। क्या उससे कोई उम्मीद जगे कि हाँ कोर्ट इसमें सही में रुचि दिखा रहा है, या फिर ये लगे कि कोर्ट सुन तो रहा है लेकिन शायद उम्मीद नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा आज राजू पारुलकर जी से बात करेंगे और उनसे जो है ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई में वो ये जो सुनवाई हुई उस सुनवाई को कैसे देखते हैं और उनका आकलन क्या है। तो हम उनको आज जोड़ रहे हैं हमारे साथ और उन्हीं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। राजू भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, तो बस यही है, मैंने जो भूमिका में कहा कि ये सुनवाई पर आपका टेक क्या है सर, ये समझना है। सर, इसमें पहले टेक से पहले मैं कहूंगा कि क्यों ये याचिका दायर करने की ये आएगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। लोगों को एक्चुअली हक है कि वो जो जिस माध्यम से चाहे अपना वोट दे, तो वो बैलेट बॉक्स से देना चाहते हैं बहुसंख्य लोग, तो उनको मिलना चाहिए बैलेट बॉक्स। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को ये मुहैया कराना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से पक्षपाती होने की वजह से कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, पहली बात। दूसरी बात है देखिए वीवीपैट अभी ऐड हो गया है। पहले ओरिजिनली जो ईवीएम आया उसमें वीवीपैट की वो नहीं था, रचना नहीं था। तो वीवीपैट आने से एक दिक्कत होगी। वीवीपैट आने से सुविधाजनक है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई, वीवीपैट लाया क्यों गया? क्योंकि जो आप वोट देंगे उसकी पर्ची रहेगी, यानी उसका सबूत रहेगा, इसके लिए वीवीपैट लाया गया। लेकिन हालांकि वो पिछले इलेक्शन में हमने देखा 2019 में आप ही ने रिपोर्ट किया था 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट जितने हैं उससे ज्यादा वोट गिने गए। तो ये हाँ सर, उसमें वीवीपैट 80 लाख वोट का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सब नहीं मिला। 54 लाख वोट ऐसे हैं, 54.5 लाख वोट जो ज्यादा जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा पाए गए जी, और उसका कोई हिसाब नहीं दिया। ईवीएम्स जो खराब निकली उसका कोई हिसाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन किसी बात का जवाब ही नहीं देती विपक्ष को, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, वीवीपैट आने से जो ईवीएम का पूरी तरह से बंद होना है वो 2 बार, यानी वोट देगा तब, और ईवीएम को मदरबोर्ड से सिग्नल जाएगा, वो 2 बार वोट जाते हैं। यानी आपका वोट लिटरली आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपका वोट नहीं होता है। तो वो इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, वो दूसरा कम्युनिकेशन होता है, कमांड नहीं। ये सच नहीं है। हालांकि ये है कि बहुत सारे तज्ञों के साथ हमने बातचीत की और आपको कई प्रोग्राम्स आपने देखे भी होंगे, तो उसमें ये बात आई कि कमांड अगर पहले बना के रखी है, प्रोग्राम बना के रखा है और वो बना के दिखा भी सकते हैं लोग, तो बना के रखा है, तो अचानक 3 बजे से लेके 5 बजे तक वो बर्ताव कमांड देना शुरू करेगा। और आप अगर वोट इस पे देते हैं, यानी लाल छड़ी दिखाते हैं, तो पीली पत्रिका निकलेगी, पर्ची निकलेगी। ये जो प्रावधान किया जा सकता है। और दूसरी उसमें और एक प्रॉब्लम होगी, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है ये सब बनाती है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के खुद के अपने कार्ड होल्डर्स हैं और पदाधिकारी हैं। तो ये पूरी अनफेयर और अनइवन है पूरी, उसमें लेवल ही नहीं है और जनता का कोई प्रतीक ही नहीं, जनता का वोट भी रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है।
तो इसलिए ये कोर्ट में गया। कोर्ट में एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं थी, असल में चुनाव आयोग को ही तय करना था कि चुनाव आयोग को ये करना था तय कि किसको किस माध्यम से वोट दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने वो किया नहीं, इसलिए कोर्ट तक जाना पड़ा। तो कोर्ट में आज पहली हियरिंग हुई। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा आशा की नहीं जा सकती कोर्ट से। इस प्रकार से टिप्पणियां हुई हैं, और मुझे और मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, वो आपको बताता हूँ। जब भी प्रशांत भूषण जी ने जब भी बातें रखी कि ईवीएम और वीवीपैट का पर्ची मिलान होना चाहिए, तब जस्टिस खन्ना जो हैं उन्होंने उनको डिस्करेज किया। उसके ऊपर इमीडिएटली ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया पर बहुत हर्षोल्लास भक्तों में दिखाई दिया, मोदी भक्तों में और बीजेपी आईटी सेल में। ये अपने आप में एक प्रतीक है कि ये डरते हैं। तो अब अगर इनको कुछ लेना देना नहीं है तो उनको वीवीपैट और ईवीएम और बैलेट से क्या लेना देना चाहिए? इनकी तो पॉपुलैरिटी है। तो वाकई ईवीएम में तोते की जान है, ये सिद्ध होता है इस बात से कि इनमें हर्ष और खुशियां होती हैं, मनाई जाती है कि जब जस्टिस खन्ना कुछ डिस्करेज करते हैं इनको, प्रशांत भूषण साहब को, कि यूरोप का जो उन्होंने उदाहरण दिया उसके ऊपर उन्होंने डिस्करेज किया उनको। तो वो बोले कि इसके ऊपर इतनी सारी टिप्पणियां हैं भक्तों की, वाह वाह, ये वो सब, प्रशांत भूषण को ये किया, पेल दिया, ये किया, वो किया। तो बात यह है कि ये बात से मुझे पक्का यकीन हो गया कि पहले तो टेक्निकली हमको पक्का यकीन हो गया, दूसरा तो उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उससे पक्का यकीन हो गया, तीसरा पिछली चुनाव के हिसाब से यकीन हो गया, और चौथा जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं उससे यकीन हो गया कि इनका बैलेट बॉक्स पे से कुछ दाल नहीं गलने वाली। इसलिए ये चाहते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट हो और उसकी गिनती ना हो, ताकि वीवीपैट का इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि 2 कमांड देने के लिए, दूसरा कमांड जो है जो इनके मत के अनुसार दिया जाए। ये मैं जिक्र कर रहा था आज के हमारे दोपहर के लाइव में भी, और मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो बातचीत हो रही वहां भी उस बात का जिक्र मुझे करना चाहिए। मैंने अभी 2 दिन पहले फिर से जो है एक बार अब एमजी देवसायम साहब से एक विस्तृत और एक एलोबरेटेड साक्षात्कार किया। उन्होंने कुछ 17 सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1.5 साल पहले पूछे थे, इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम वीवीपैट को लेकर, हर चीज को लेकर। 3-4 सवाल बड़े उसमें महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि ये बताइए भाई साहब कि ये जो मैक्रो चिप है जो आप इसमें डाल रहे हैं, इसका कोड किसके पास है? यस, ये कौन जानता है? इसका कोड है तो कहां पे है, किसके पास है, ये बताइए। दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग जो सिंबल लोडिंग यूनिट लेके आते हैं, ये है कौन? ये लोग ये कहां से आते हैं? अगर ये बीईएल से और ईसीआईएल से भी आते हैं तो इसका मतलब तो ये बनता है फिर कि चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा है, चुनाव तो बीईएल और ईसीआईएल ही करवा रहे हैं फिर। और तीसरा उन्होंने पूछा था कि मतलब 17 थे, लेकिन मुझे जो बड़े मतलब बहुत बेसिक लगे, जिसका जवाब तो मिलना ही चाहिए कैसे भी करके, तो ये था कि भाई आप ये बता दें कि आप ये मशीन यूज कर रहे हैं, ये पहले तो कहीं और से लाते थे हम लोग, ठीक है, तो उसका एक हर का लाइसेंस होता है ना यूज करने के लिए, एक लिमिट होती है। अभी किसका है ये मेक कहाँ का है? अगर हम बना रहे हैं तो कौन सा लाइसेंस प्रोसेस है, इसका ऑथेंटिफिकेशन कहाँ पे है, ये तो बताइए कम से कम कि भाई इसको किसने मतलब सर्टिफाइड किया है। इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, फिर एक और सवाल जो मुझे लगा काफी महत्वपूर्ण है, ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पूछा, और मुझे लगता है ये बड़ा बेसिक है। हर चीज अगर फेल हो जाएगी तो सुप्रीम में भी इस सवाल का तो कोई तोड़ नहीं है। वो ये है कि आप ये बताइए कि जब वोटर वोट करता है, मतदाता जब मत डालता है मतपेटी में, तो वो जो हमारा संवैधानिक अधिकार, जो मूलतः अधिकार है, वो ये है कि मतदाता को ये पता होना जरूरी है कि उसने जिसको वोट डाला वोट उसी को मिला है। वोटर के लिए ये कंफर्म इस चीज को होना, इसकी बात का होना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि ये जो मशीन में जब बटन दबाते हैं और जो नाम के ऊपर लाइट दिखती है, फिर वो 7 सेकंड के लिए वो वीवीपैट में वो एक आपको चिट्ठी दिखती है, एक स्लीप, क्या वो यही प्रमाण है? इससे कैसे साबित होता है कि वोट जो है वो वहीं गया है, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन वोटर नहीं कर सकता है? और डार्क ग्लास है, अभी वो ग्लास भी डार्क है, ग्लास डार्क है। तो मुझे क्या आपको लगता है कि ये जब आगे सुनवाई होगी गुरुवार को, ये सब चीजें भी जो है
दिस विल कम इन प्ले, ये सब जो है उस पूरी चर्चा में आएंगी। देखिए आनी तो चाहिए, लेकिन समस्या ये है, मैं देख रहा था कि जिन्होंने याचिका दायर की है, उनके वकील जो है, उनके लिए समस्या ये है कि कोर्ट ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं दिख रहा है। एक तो डेट जो ली गई है वो चुनाव से बहुत काफी नजदीक है, यानी परसों चुनाव है, यानी 19 को चुनाव है, पहले मतदान होगा पहली बार हिंदुस्तान की इस लोकसभा के लिए, और उसके पहले दिन ही इनकी दूसरी सुनवाई है, दूसरा दिन है, यानी 18 तारीख को। तो मुझे लगता है कोर्ट इतने सारे तर्क और इसके लिए एनकरेज नहीं कर रहा है, ऐसा प्राइमा फेसी दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि 2-3 यानी इलेक्टोरल बॉन्ड और बाबा रामदेव का वो सब पहली बार जो बयान अपना कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद 600 वकीलों द्वारा, फिर रिटायर्ड जजेस द्वारा 20-22 सरकार ने सत्ता पक्ष में सीजेआई पे दबाव डालना शुरू किया। और आप मानो ना मानो या हम माने ना माने, लोग माने ना माने, कोर्ट पे भी बहुत ज्यादा दबाव है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन दबाव भी एक चीज होती है, और यही किसी कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ में 3 जो बाद में चीफ जस्टिस बने, वो कोर्ट के बाहर आके ये बोले थे कि हम पर दबाव है। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक बात हुई थी, बाद में कुछ और हुआ, वो बात अलग है। तो उसमें गोगोई साहब भी एक थे और चंद्रचूड़ साहब भी उसमें थे। तो बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी दलीलें पेश की गई है और इतनी सारे तर्क है जो अकाट्य है एक्चुअली तर्क। तो लोगों को गुप्त मतदान पद्धति में अपना ही वोट गुप्त होना अपने आप से, ये कोई सोच भी नहीं सकता, ये हो कैसे सकता है भला। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन की मर्जी दिख रही है, जो क्योंकि सत्ता पक्ष की वही मर्जी है, और कोर्ट को ज्यादा इसमें इंटरफेयर करना मुझे लगता है संभव अभी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। तो थोड़ा एक कॉम्प्रोमाइज जैसे कोई स्थिति होगी और उसका जजमेंट जो आएगा वो टाइमिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगा, और शायद उसका जजमेंट भी यानी कॉम्प्रोमाइज यानी ऐसा कि वो आके भी कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा लोगों को, डायरेक्ट अपना वोट के रिफ्लेक्शन और जो आजादी महसूस होती है, मेरे वोट में डाला है और वो चुन के आएगा या नहीं आएगा, जो भी है वो सब नहीं मिलेगा लोगों को। तो बेसिकली चुनाव अधिकार से वोटर को वंचित किया गया है बीजेपी द्वारा, ये दिखाई देता है। और बीजेपी द्वारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उनके 4 डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्ट उनका हैंड है। तो उनकी और से भक्त वो कर रहे हैं, हर्ष मना रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, उसका हर्ष मना रहे हैं, यानी भारत को खत्म कर रहे हैं। तो चाहे वो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है या किसी और पार्टी की, लेकिन बात यह है कि भारत के बेसिक ढांचे की बात है और वो ढांचा को गिराना चाहते हैं। हालांकि ये पार्टी ऐसी है कि ढांचा को गिरा के ही वो खड़ी हुई है, किसी ना किसी ढांचे को गिराती रहती है। तो बात यह है कि बात यह कि लोकतंत्र का ढांचा गिराने के समय अब भक्त खुश हैं, और मुझे लगता है कोर्ट काफी कुछ कर सकता था, लेकिन कर पाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। मैं थोड़ा आशावादी कम हूं शायद, लेकिन मैं नहीं मानता कि अब ये तो 19 तारीख को वोटिंग है और क्या जजमेंट आएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ टेक्निकली जब वोटिंग होती है ना, तो उसी टाइम में वो कमांड देना शुरू करता है अचानक, जब जो कॉम्प्रोमाइज मशीन होता है वो, और उस पे अगर आपको पहले से कुछ प्रावधान नहीं है, कोर्ट का जजमेंट नहीं है, तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो आएगा ही। तो वैसे भी हमने वी मिस द बस एक्चुअली, और विपक्ष ने भी जोर एडी चोटी का नहीं लगाया इस पे, ये भी मैं बहुत खेद से वो करता हूँ। इसमें मैंने आपने बहुत कोशिश की और कई लोगों ने, दिग्गज लोगों ने कोशिश की, लेकिन विपक्ष को समझ में नहीं आया कि इसमें ही भारत के लोकतंत्र को बचाने की असल चाबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग वोटिंग ना करें, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ये भी हमें आह्वान करना चाहिए। वोटिंग तो करना ही चाहिए, उसमें तो वो हमारी जिम्मेदारी है। खुद वोट करूंगा, आप भी खुद वोट करेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन वो बात आपकी थोड़ी जो है ना, मुझे मतलब ये मैं थोड़ा आशावादी आदमी थोड़ा ज्यादा हूं, तो मुझे जब सुनवाई हो रही थी तो मैं थोड़ा खुश था। जब वो हमारी लाइव भी हमारा चल रहा था तो मैं उसमें भी बोला था, मैंने कहा चलो कम से कम इस बात का आनंद है कि सुनवाई हो रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो बता दें कि सिविल सोसाइटी और कुछ एनजीओज जो है एक दशक से मेहनत कर रहे हैं सुप्रीम में इस मामले को लेकर। 2012-11 में ये कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप लोग हैं कौन, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर,
मतलब कि ये कह दिया गया था कि देश का नागरिक चुनाव प्रक्रिया का स्टेक होल्डर नहीं है। इसके बाद जाके और 10 साल के बाद कम से कम सुनवाई हो रही है, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। पर आप जो कह रहे हैं कि जस्टिस खन्ना साहब का ऑब्वियसली जो स्टैंड दिखा और उसके बाद जिस तरह की खुशी की एक लहर भक्तों में दौड़ती हुई दिख रही है, तो हाँ, थोड़ी मन में शंका होती है। और दूसरा कि एक पहले चरण के एक दिन पहले सुनवाई है, तो अब उसमें हम लोग क्या पाएंगे? क्या कुछ पर कम करें से ना, कम हाँ, उसमें क्या कुछ करें एक दिन में, क्या वो शाम तक जजमेंट भी आ गया समझ लीजिए फास्टेस्ट, तो भी हम दूसरे दिन सुबह इलेक्शन 8 बजे शुरू होगा, तो क्या कर सकते हैं? हम अब देखो, मैं ये मानता हूँ राजू भाई कि जुडिशरी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है इसमें भी। हाँ, अगर अगर लेकिन जिन्हें नाज है इंद पर वो कहाँ है जुडिशरी में? नहीं, सब थोड़े ऐसे होंगे राजू भाई, कुछ तो होंगे। हम्म, तो ये एक था। अच्छा, एक मैं अब हम लोग समअप करें उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, फिर इसके बाद समअप करेंगे। आपके हिसाब से अभी जो आप देख रहे हैं, जो परिदृश्य देख रहे हैं आप देश में अभी इस वक्त, आप इसका आकलन कैसे करते हैं? हाउ डू यू सी एग्जैक्टली पॉलिटिकल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में एक शांत सुनामी है, एक शांत ज्वालामुखी है और वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। ब्रांड मोदी जो बनाया गया था पीआर कंपनीज द्वारा, उसकी पोल पूरी तरह से खुल गई है और लोग समझ गए हैं कि ये इतने उच्च पद पर बैठने के बाद भी ये और इनके साथी राजधर्म का पालन नहीं कर सके। ये एक क्विड प्रो क्यो एक्सटॉर्शन वाली जो बिजनेस छोटे तौर पर किया जाता है लोगों द्वारा, छोटे लोगों द्वारा, वही उस पद पर जाके कर रहे हैं और गरिमा को खत्म कर रहे हैं उस पद। ये लोग समझ गए हैं। आप आम आदमी से बात करिए तो वो कल देखिए एक फूड ब्लॉगर ने सवाल पूछने से आदमी ने कहा कि मोदी को अरेस्ट कर दो। फूड ब्लॉगर वो बोलता है मैं जर्नलिस्ट नहीं, उसको लगा वो गोदी मीडिया है। वो बोले वो इतना गुस्सा हो गया, बूढ़ा एक गरीब आदमी था। तो दूसरी एक औरत है अंबाला की, वो आप देख सकते हैं, वीडियो है यूट्यूब पे सारे, बोली कौन है मोदी, हम जनता है तो मोदी। तो लोग ये समझ गए हैं कि जो 2014-2019 वाली देशभक्ति की भावना, धार्मिकता का जो उफान पे आई थी, वो सब धर्मवाद, वो सब नहीं रहा। और वास्तविक जो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, और अडानी अंबानी के पास सारी संपत्ति जाना, और इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग बाहर से आके इंटरनेशनल कॉर्पोरेट से जल जंगल जमीन जाना, ये सब समझ गया हमें है। एक प्रोग्राम एक अलग से करेंगे छोटा सा, बिल गेट्स साहब की इस मुलाकात के पीछे का जो है ना पूरा मामला, उनका एनजीओ है, ट्राइबल एरियाज में वैक्सीनेशन की उनकी वो है, वो उस पे करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि सब लोग क्यों इंटरव्यू लेने पे वो मजबूर हो गए। हाँ, मतलब कि आई और एआई जैसा ऐसी बात कर दी, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है कि बच्चा पैदा होते ही आई तो बोलता है लेकिन एआई भी बोलता है? हाँ अब आए, बताइए। मराठी ये में दादा कोंडके नाम के एक्टर थे और डायरेक्टर बहुत बड़े हाँ, हुए, जानते हैं। तो हाँ, जानते हैं। एआई बोलते थे, यानी ए आए। तो माने क्या उसको भी, वो भी खोज करता हो गए एआई के। तो इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने वक़्त निकाला। जी, आई नो आप काफ़ी 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 टाइट शेड्यूल में चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर पीएम, हमारे थैंक दर्शकों यू। के साथ। और और बिल मयूर जी, गेट्स वाला आप फ्राइडे रिवाइंड में आ रहे हैं इस बार हमारे साथ, हाँ, हाँ, पक्का, पक्का, पक्का। रोहित मिश्रा ऑफिशियल और इंडी जर्नल पे। तो जी, पिछली जी, बार आप बिल्कुल। आने वाले थे, लेकिन इस बार आ रहे हैं। आप भी जानते हैं मेरे वो माताजी की हेल्थ का इश्यू। हाँ मालूम है मुझे, और विस्तार से उस दिन हम लोग बात करेंगे सारी विषयों पर। बिल्कुल, और बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी राजू पारुलकर साहब। राजू पारुलकर साहब देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकारों में से एक, और उनकी जो सोच थी आज की सुनवाई को लेकर और उसके साथ-साथ आज की तारीख में चुनावी माहौल को लेकर, देश में जो लोगों की मनोस्थिति है, उसको लेकर जो उनका आकलन था, वो हमने आप तक पहुँचाया। आपको ये बातचीत सुन के जो भी लगा हो, अच्छा, बुरा, सही, गलत जो भी लगा हो, वो हम आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में ये जो नीचे दिख रहा है आपको, उसमें लिख के हमको ज़रूर से बताइए। और बातचीत अगर आपको हमारी
पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें ताकि ये बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबके समर्थन और आप सबके सहयोग से। और जो एक रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, वो ये है कि भाई हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से जरूर से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।